नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे नाम की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने 90 के दशक में उत्तर प्रदेश और बिहार की सरजमी पर आतंक का दूसरा नाम बन गया था। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की रूह कांप उठती थी। श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म 1973 में गोरखपुर के एक छोटे से गांव मामखोर में हुआ था। उनके पिता एक सीधे सादे स्कूल टीचर थे और गांव में श्री प्रकाश अपनी पहलवान की छवि के लिए जाने जाते थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अखाड़े का ये धुरंधर एक दिन अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। श्री प्रकाश के अपराधी बनने की कहानी एक ऐसी घटना से शुरू होती है जब अपनी बहन के सम्मान की रक्षा में उन्होंने कथित तौर पर एक हत्या कर दी। यह हत्या एक चिंगारी थी जिसने उनके भीतर अपराध की आग भड़का दी। पुलिस से बचने के लिए उन्हें थाईलैंड के बैंकॉक भागना पड़ा। कुछ समय बाद वो लौट आए, लेकिन तब तक उनका परिचय अपराध से हो चुका था और वो उस दुनिया में गहराई तक उतर चुके थे। 90 का दशक भारतीय इतिहास में एक उथल पुथल भरा दौर था। यह वो समय था जब कानून व्यवस्था चरमरा चुकी थी और पुलिस देश भर में अलग अलग कारणों से बैकफुट पर थी। अपराध अपनी सारी हदें पार कर चुका था और अपराधियों में इतनी हिम्मत थी कि वो सरकारें बनाने और गिराने का दम भरते थे। वो समझते थे कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये गठबंधन सरकारों का दौर था जहां अमरमणि त्रिपाठी और हरिशंकर तिवारी जैसे दुर्दांत अपराधी भी मंत्री बन जाते थे। अमरमणि त्रिपाठी के पास तो 10 से 20 विधायकों का ब्लॉक हुआ करता था, जिससे वो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता था। अपराधियों का ये आतंक इतना गहरा था कि लखनऊ का हजरतगंज, जो शहर का दिल माना जाता है और रात में भी गुलजार रहता था, शाम 7 से 8 बजे तक पूरी तरह बंद हो जाता था। बच्चों के लिए स्कूल जाना भी मुश्किल था। ये अपराधी जब अपनी 30 से 40 गाड़ियों के काफिले के साथ निकलते थे तो गाड़ियों की खिड़कियों से राइफलों की नालें साफ दिखती थीं। बच्चों की तो सांसें अटक जाती थीं। वो अपनी रिक्शा में दुबक जाते थे। लेकिन कई नौजवान इस शक्ति प्रदर्शन से प्रभावित होकर अपराध की दुनिया की ओर खींचते चले जाते थे। उन्हें यह सब बड़ा आकर्षक लगता था। इस क्षेत्र में अपराध की दुनिया का एक सबसे अहम पहलू था रेलवे और अन्य सरकारी टेंडरों पर कब्जा। गोरखपुर भारतीय रेलवे के एक बड़े हिस्से का मुख्यालय था, जिसमें बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके आते थे। लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग, नगर निगम, वन विभाग और खनन विभाग जैसे सरकारी विभागों के निर्माण, रखरखाव और सप्लाई के टेंडर रातों रात बेहिसाब दौलत कमाने का जरिया बन गए थे। ये पूरी प्रक्रिया बड़ी पेचीदा होती थी। टेंडर फॉर्म लेना, बोली जमा करना और फिर टेंडर खुलना। रेलवे मुख्यालय के बाहर 2 बड़े गिरोहों, एक हरिशंकर तिवारी के नेतृत्व में और दूसरा वीरेंद्र शाही के नेतृत्व में का दबदबा था। उनके हथियारबंद गुर्गे हमेशा मौजूद रहते थे। उनका तरीका साफ था। जो भी टेंडर फॉर्म लेता उसे या तो समझौता करने के लिए मजबूर किया जाता या विरोधी गिरोह या किसी बाहरी व्यक्ति से फॉर्म छीनकर फाड़ दिए जाते। सिर्फ उनके अपने लोग ही फॉर्म जमा करते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि ठेका तिवारी या शाही के गिरोह को ही मिले। फिर वो इस काम को अपने सहयोगियों को रेवड़ी मिठाई की तरह बांट देते थे। सूरजभान भी रेलवे ठेकों के इस खेल का एक बड़ा खिलाड़ी था। इस दौर में लगातार रेल मंत्री बिहार से ही बनते रहे, जिससे इन अपराधियों का प्रभाव और भी बढ़ गया। श्री प्रकाश शुक्ला का नाम पुलिस की नजरों में पहली बार तब आया जब वीरेंद्र शाही की निर्मम हत्या हुई। यह एक ऐसा अपराध था जिसने पूरे अपराध जगत को हिला दिया। वीरेंद्र शाही के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 126 गोलियों के निशान थे। सोचिए कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई थी। एक सब इंस्पेक्टर ने राजेश पांडे को बताया कि हत्यारा श्री प्रकाश शुक्ला था, लेकिन डर के मारे अपना नाम उजागर करने से साफ इनकार कर दिया। उस समय शुक्ला केवल 22 से 23 साल का एक नौजवान था। मामखोर गांव का रहने वाला था। उसे हथियारों का बड़ा शौक था और वो ज्यादातर बिहार में ही रहता था। वीरेंद्र शाही की हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं थी। ये अपराध जगत में एक बड़ा भूचाल था और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। शुक्ला ने बिहार के मोकामा में सूरजभान से AK-47 राइफलें खरीदी। ये वो हथियार था जिसने उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। पवन पांडे ने ही शुक्ला को सूरजभान से मिलवाया था, जिसे वो बड़े आदर से दादा कहकर बुलाता था। सूरजभान ने शुरुआत में पवन पांडे को 2 AK-47 भरी हुई मैगजीन और 100 कारतूस दिए और वादा किया कि
कि काम होने पर 2 और मिलेंगे। उसने गंगा नदी के किनारे हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी। सूरजभान ने कहा कि अगर काम हो गया तो AK-47 स्थायी रूप से उन्हीं की हो जाएंगी। पवन पांडे ने शुक्ला की AK-47 संभालने की हिम्मत की पूरी गारंटी दी। शुक्ला और उसके साथियों ने फैजाबाद में शराब के ठेके के लिए सत्येंद्र सिंह उर्फ लंगर को AK-47 से मारने की एक खौफनाक योजना बनाई ताकि पवन पांडे और उसके भाई के लिए शराब का ठेका सुरक्षित किया जा सके। लंगर शराब की नीलामी के दौरान लोगों को आतंकित करने के लिए जाना जाता था। शुक्ला ने लंगर की आदत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। लंगर एक जिप्सी में हथियारबंद आदमियों के साथ चलता था और किसी को आगे निकलने नहीं देता था। उनकी योजना यह थी कि वे अपनी मारुति कार में एक VIP सायरन लगाएंगे और बाईपास पर जाएंगे जहां लंगर अक्सर जाता था। जैसे ही वे सायरन बजाते, लंगर VIP गाड़ी को देखने के लिए बाहर झुकता। बस यही मौका था। वो अपनी मारुति को उसके करीब ले जाकर AK-47 की पूरी मैगजीन उसके सिर में खाली कर देते। ये योजना उसकी क्रूर मानसिकता को दर्शाती है। शुक्ला की दिलेरी का कोई मुकाबला नहीं था। वीरेंद्र शाही पर एक बार हमला हुआ जिसमें वो बच गया, लेकिन उसकी टांगों और कूल्हे में चोटें आईं। इस पर शुक्ला ने उसे अशोक सिंह बनकर फोन किया और खुलेआम धमकी दी कि वो उसे होली से पहले खत्म कर देगा। सूरजभान इस बात से निराश था कि शाही मारा नहीं गया, क्योंकि रेलवे टेंडर का मौका 1 साल के लिए हाथ से निकल गया था। उसने AK-47 वापस मांगे, लेकिन शुक्ला ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो होली से पहले शाही को मार डालेगा। श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं था, उसने लखनऊ में भी कहर बरपाया। उसने लखनऊ के दिल में विधानसभा के पास स्थित दिलीप होटल में एक बड़े लॉटरी कारोबारी विवेक श्रीवास्तव की AK-47 से हत्या कर दी। ये लखनऊ की पहली ऐसी हत्या थी जिसमें AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। होटल के कमरे में मौजूद अन्य लोग भी घायल हुए। रिसेप्शनिस्ट इतनी डरी हुई थी कि उसने होटल के फोन से पुलिस को बुलाने की हिम्मत नहीं की और बाद में पास के PCO से फोन किया। इस घटना ने लखनऊ पुलिस पर भारी दबाव डाला, खासकर तब जब राज्य विधानसभा का सत्र चल रहा था। उसने लखनऊ के मुख्य बाजार हजरतगंज में जनपथ के पास SP सिटी के रीडर RK सिंह की भी हत्या कर दी। इस घटना में एक साथी मौके पर मारा गया और उसके बैग से AK-47 बरामद हुई। यह साथी टुनियाराम था, जो मोकामा में सूरजभान से जुड़ा था और AK-47 चलाने में माहिर था। टुनियाराम को कथित तौर पर सूरजभान ने शुक्ला की AK-47 का उपयोग करने के लिए कहा था। RK सिंह की हत्या पुलिस के मनोबल पर एक बड़ा झटका थी। शुक्ला की क्रूरता यही नहीं रुकी। उसने यूपी कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष, जिनके पास राज्य मंत्री का दर्जा था, उपेंद्र विक्रम सिंह और उनके 3 साथियों को भी AK-47 से मार डाला। उसने बिहार सरकार के मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की भी हत्या की। यह हत्या खास तौर पर चौंकाने वाली थी, जो दिन दहाड़े एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के लॉन में कई निजी और सरकारी गार्डों के बीच हुई। उसकी हिम्मत की कोई सीमा नहीं थी। इन सब वारदातों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी। श्री प्रकाश शुक्ला ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की 5 करोड़ रुपए की सुपारी ले ली थी। यह जानकारी अजय राज शर्मा की किताब से मिली। शुरुआत में यह सोचा गया था कि सुपारी किसी और की थी, लेकिन बाद में पुष्टि हुई कि यह मुख्यमंत्री के लिए ही थी। यह खबर यूपी पुलिस के लिए एक बम गिरने जैसी थी। इस गंभीर खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला को खत्म करने और राज्य को ऐसे दुर्दांत अपराधियों से मुक्त कराने का आदेश दिया। 4 मई 1998 को स्पेशल टास्क फोर्स SRTF का गठन किया गया। अजय राज शर्मा ADG के नेतृत्व में 50 चुनिंदा पुलिसकर्मियों की इस टीम का शुरुआती और प्राथमिक कार्य था शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। SRTF का गठन उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक मील का पत्थर था। SRTF के गठन से पहले अपराधियों को ट्रैक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। FIR हाथ से लिखी जाती थी और चुनावों में मतपत्रों का उपयोग होता था। शुरुआती पुलिस निगरानी में लैंडलाइन फोन कॉल को सुनना शामिल था। पुलिस को अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले नंबरों की जानकारी मिलती थी और BSNL टेलीफोन विभाग कर्मियों की मदद से वे एक टेलीफोन पोल पर DP बॉक्स से तारों के एक विशिष्ट जोड़े को एक फोन सेट से जोड़ते थे।
इन जगहों पर टेंट लगाए जाते थे और राजेश पांडे, अरुण कुमार और सत्येंद्र वीर सिंह जैसे अधिकारी दिन रात हर मौसम में कॉल सुनते थे। फोन के माइक पीस पर एक काली टेप लगाई जाती थी ताकि इसे एक तरफा बनाया जा सके। इस तरीके का उपयोग शुक्ला के लिए कुछ समय तक किया गया। E10B एक्सचेंज से कॉल सुनने के लिए ITI नैनी इलाहाबाद में काम करने वाले एक IIT स्नातक से तकनीकी मदद मांगी गई। मोबाइल फोन के आगमन ने सब कुछ बदल दिया। शुक्ला खुद भी मोबाइल फोन पर निर्भर हो गया था और कहा जाता है कि उसके पास एक समय में 14 सिम कार्ड थे। वह STD बूथों का भी उपयोग करता था, खासकर नेपाल से। कभी कभी अपनी लोकेशन छिपाने के लिए कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग करता था। शुरुआत में यूपी में मोबाइल कॉल ट्रैक करना मुश्किल था, क्योंकि उस समय 2 ऑपरेटरों उषा फोन और SR फोन के पास कॉल ट्रांसफर की सुविधा नहीं थी। हालांकि पुलिस ने खुद को ढाल लिया। उन्होंने मोबाइल कंपनियों से कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDRS प्राप्त करना शुरू किया, शुरू में हर 15 दिन में। बाद में वे स्थान की जानकारी तेजी से प्राप्त कर सकते थे। उसके मोबाइल नंबर को ट्रैक करके, विशेष रूप से एक जिसे वह 1 सप्ताह तक अधिक बार उपयोग करता था, STF उसकी लोकेशन का पता लगाने में सक्षम थी। उन्हें यह भी पता चला कि जब उसका मोबाइल बंद होता था तो वह शायद नेपाल में होता था। नेपाल के नंबरों से लखनऊ के व्यापारियों को फोन करता था। उन्होंने CDRs का उपयोग पटना, लखनऊ और दिल्ली के बीच उसकी गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया। श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी, न गोरखपुर से और न ही उसके साथियों से। यह पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। लेकिन एक तस्कर किशोरीलाल से पुलिस को एक महत्वपूर्ण टिप मिली। उसने बताया कि शुक्ला के साले सुभाष त्रिपाठी हजरतगंज का एक अमीर लॉटरी कारोबारी, जिसके लिए शुक्ला ने कथित तौर पर विवेक श्रीवास्तव की हत्या की थी, के पास शुक्ला की तस्वीर है। शुक्ला कथित तौर पर लखनऊ आने पर त्रिपाठी से मिलता था और त्रिपाठी की बेटी, अपनी भतीजी, में उसकी अनुचित रुचि थी। वो उसे महंगे उपहार देता था और यहां तक कि उसके साथ एक स्टूडियो में फोटो भी खिंचवाई थी। पुलिस हजरतगंज में त्रिपाठी के घर पहुंची। त्रिपाठी और उनकी पत्नी बेहद परेशान थे। उन्हें डर था कि अगर फोटो पुलिस को दी गई तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन उनकी बेटी ने 6 महीने पुरानी जन्मदिन की एक फोटो दे दी। इस फोटो को लखनऊ के अमर फैक्स में मॉडिफाई किया गया। शुक्ला के सिर को काटकर किसी और की तस्वीर पर चिपका दिया गया था। कथित तौर पर सुनील शेट्टी की तस्वीर पर एक छोटी कैंची का उपयोग करके। करीब से देखने पर सिर और शरीर थोड़ा बेमेल लगते थे, लेकिन रंगीन फोटो काफी परफेक्ट लगती थी। SP द्वारा सैकड़ों पासपोर्ट आकार की प्रतियां बनाई गईं और प्रेस को वितरित की गईं। शुक्ला को छपास का रोग था, मीडिया का ध्यान खींचने की ललक। वह हर सुबह लोगों से पूछता था कि अखबारों में उसके बारे में क्या छपा है। जब उसे पता चला कि उसकी फोटो प्रकाशित हो गई है तो वो स्तब्ध रह गया। उसने फोटो में दिख रही नीली जीन्स शर्ट पहनने से इनकार किया, लेकिन पुष्टि की कि चेहरा उसका था और वो हैरान था कि पुलिस को यह कहां से मिली। यह पुलिस की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत थी। सूत्रों में श्री प्रकाश शुक्ला और उसके करीबी साथी आनंद पांडे के बीच हुए अलगाव का भी जिक्र है। आनंद पांडे को शुक्ला का आनंद की बहन के प्रति अनुचित व्यवहार बेहद बुरा लगा और उसे धोखे का एहसास हुआ। इसके बाद आनंद पांडे शुक्ला से अलग हो गया और सूरजभान से हथियार, जिसमें AK-47 भी शामिल थी, हासिल किए। आनंद ने अपनी खुद की गैंग बनाई, जिसमें राजन तिवारी और बबलू तिवारी भी शामिल थे। उसने वित्तीय ताकत हासिल करने के लिए स्वतंत्र रूप से अपराध करने की योजना बनाई। आनंद की गैंग ने वाराणसी में सेंगर की हत्या कर, जिसे पहले शुक्ला के साथी ने मारा था, हृदयचंद का बदला लिया और कथित तौर पर बिहार के विधायक देवेंद्र सिंह से एक काम के लिए पैसे और हथियार प्राप्त किए। आनंद की गैंग ने फिर लखनऊ में एक प्रमुख उत्तर भारत के कोका कोला बॉटलर के बेटे विवेक लाढ़ानी का उसके कार्यालय से एक बड़ा अपहरण किया। वे लाढ़ानी को दिल्ली ले गए और दिलशाद गार्डन में एक किराए के फ्लैट में रखा। आनंद ने लाढ़ानी के परिवार से PCO के माध्यम से लगभग 70 लाख रुपए की फिरौती पर बातचीत की, क्योंकि उनके फोन टैप किए जा रहे थे। फिरौती मिलने के बाद उन्होंने लाढ़ानी को रिहा कर दिया। आनंद ने फिरौती के पैसे से दिल्ली में एक फ्लैट खरीदा और अपना परिवार वहां ले आया और वाहन खरीदे। पुलिस, जो अभी भी शुक्ला और आनंद के बीच हुए अलगाव से ज्यादा परिचित नहीं थी, ने शुरू में संदेह किया कि लाढ़ानी अपहरण के पीछे शुक्ला का हाथ है।
कॉल को ट्रैक करके और पीसीओ की जांच करके पुलिस दिलशाद गार्डन में फ्लैट का पता लगाने में सफल रही। आनंद पांडे को आखिरकार दिलशाद गार्डन फ्लैट के पास पकड़ा गया। गाजियाबाद में पूछताछ या परिवहन के दौरान उसने नरूला मोड़ के पास अंधेरे में भागने का प्रयास किया। भागने के प्रयास के दौरान उसे गोली मार दी गई और वह मारा गया। उसे बरामद AK-47 की सीबीआई अधिकारी लोकनाथ बेहरा ने पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप से होने की पुष्टि की, जिससे बिहार और सूरजभान से उसका संबंध स्थापित हुआ। इस घटना से पुलिस को पता चला कि आनंद पांडे शुक्ला से अलग हो गया था और उसने अपनी खुद की गैंग बना ली थी, जिससे उनकी खुफिया जानकारी में एक कमी उजागर हुई। आखिरकार श्री प्रकाश शुक्ला के आतंक का अंत आ गया। मोबाइल फोन द्वारा ट्रैक किए जाने के बाद शुक्ला का पता दिल्ली गाजियाबाद क्षेत्र में चला। वह कथित तौर पर गाजियाबाद अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। वह पालम हवाई अड्डे की ओर जा रहा था, शायद रांची भागने के लिए, जहां उसका हथियार डीलर सूरजभान रहता था। STF टीम, जिसने उसे ट्रैक करने में काफी संसाधन लगाए थे, उसका पीछा कर रही थी। यह एक पीछा था जो तब समाप्त हुआ जब शुक्ला की कार गाजियाबाद के वसुंधरा के पास एक अविकसित कॉलोनी क्षेत्र में एक बिजली के खंभे से टकरा गई। वह बाहर निकला और उसने फायरिंग शुरू कर दी। शुक्ला के पास कथित तौर पर उस दिन उसकी AK-47 नहीं थी। उसने उसे रांची भेज दिया था और वह 9 मिलीमीटर पिस्तौल या रिवॉल्वर जैसे छोटे हथियार का उपयोग कर रहा था। खुले क्षेत्र में सीमित आवरण के साथ गोलीबारी शुरू हो गई। मुठभेड़ लगभग 7 से 10 मिनट तक चली। श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया। उसके साथ उसकी कार में बैठे 2 अन्य लोग, जिनकी पहचान अनुज और एक अन्य लड़के के रूप में हुई, भी मारे गए। विकिपीडिया के अनुसार यह 22 सितंबर 1998 को हुआ था और उस समय वह 24 साल का था। हालांकि संदीप के पांडे की किताब वर्चस्व में शुक्ला के अंत का एक अलग विवरण दिया गया है। इस खाते के अनुसार उसे सीधे मुठभेड़ में नहीं मारा गया था, बल्कि उसे एक केबिन में पकड़ा गया था। 2 अधिकारियों, सुधीर त्रिपाठी और अनुज प्रताप सिंह का उल्लेख किया गया है, ने उसे काबू किया। एक जीप में ले गए। STF अधिकारियों के साथ उसे सीट पर दबाए रखा और उत्तर प्रदेश की ओर ले गए। उसने कथित तौर पर महसूस किया कि उसे मार दिया जाएगा और अपने साथियों से कूदने या गोली चलाने का आग्रह किया। इस खाता व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई मुठभेड़ कथा का खंडन करता है, जिससे उसकी मौत पर एक रहस्य का पर्दा पड़ा रहता है। शुक्ला के मारे जाने के बाद यूपी STF टीम का लखनऊ लौटने पर नायकों जैसा स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई दी। अरुण कुमार, सत्येंद्र वीर सिंह, अविनाश मिश्रा और राजेश पांडे जैसे अधिकारियों को सम्मानित किया गया। उन्हें पदोन्नति मिली, मेडल और नकद पुरस्कार भी दिए गए। इस मिशन के बाद राजेश पांडे, जो STF का हिस्सा थे, को इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। श्री प्रकाश शुक्ला का आतंक, जिसमें 20 से अधिक हत्याएं, मुख्यमंत्री की सुपारी लेने की दुस्साहसी योजना, व्यवसायियों का अपहरण और लोगों में भय पैदा करने की उसकी क्षमता शामिल थी। 24 या 27 साल की उम्र में सूत्रों में थोड़ा अंतर है। उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। उसके जीवन और उसे रोकने के लिए पुलिस के अथक प्रयासों को मीडिया में भी दर्शाया गया है, जिसमें फिल्म सहर और वेब सीरीज इंस्पेक्टर अविनाश, जो राजेश पांडे के अनुभवों पर आधारित है और इसमें रणदीप हुड्डा ने अभिनय किया है, शामिल हैं। लेकिन कुछ स्रोत यह भी सुझाव देते हैं कि उसकी पूरी कहानी अभी भी शायद पूरी तरह से सामने नहीं आई है। ये कहानी अपराध के बदलते परिदृश्य को भी छूती है। जहां 90 के दशक में अपराधी राजनीतिक शक्ति और छूट चाहते थे, वहीं हाल ही में अपराधियों को खुले तौर पर मार दिया जाता है, कभी कभी प्रतिशोध के लिए, जिससे न्याय और उसके परिणामों के बारे में बहस छिड़ जाती है। हालांकि इस कहानी का मुख्य ध्यान 1990 के दशक और श्री प्रकाश शुक्ला की गतिविधियों पर है।